हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। प्यारे साथियों, हम सभी जो है टीजीटी हिंदी परीक्षा जो 2016 में हुई थी, इसे सॉल्व करने चल रहे हैं। देखेंगे इसमें 125 प्रश्न हैं। 125 प्रश्नों में 125 प्रश्नों में हम सभी देखेंगे आज इस क्लास में कितना कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे करने की, और जो बच जाएगा उसे पार्ट 2 में ला देंगे, है ना। तो 2 क्लास में करके हम सभी इस तरह से करेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पे जो है चर्चा करते हुए चलेंगे, जिससे हो सकता है कभी भी परीक्षा में अगर प्रश्न बने तो हम सभी का अधूरा ना रहे, हम सभी उस प्रश्न को सॉल्व कर लें, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि 2021 से लेकर के 2001 तक जितनी भी टीजीटी से संबंधित हिंदी टीजीटी परीक्षा जितनी भी हुई है, उन सभी का प्रश्न पत्र इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हम सभी सॉल्व करेंगे। अभी 2021 का हम सभी ने किया है, और उसके बाद जो परीक्षा हुई थी 2016 में, तो 2016 का करने चल रहे हैं इस क्लास में। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम सभी करेंगे वैसे ऐड करते जाऊंगी मैं प्लेलिस्ट में, जिससे आपको आसानी से एक जगह मिल जाए। तो आइए हम सभी क्लास को देखते हैं। टीजीटी हिंदी, इसी तरह से जब टीजीटी हिंदी का हो जाएगा तो फिर पीजीटी पे हम सभी लगेंगे, है ना। इस तरह से प्रश्न पत्रों को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें ध्यान देंगे, प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हुए हम सभी चलेंगे आगे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या जो 1 है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए, रसों की संख्या 9 है, रसों की संख्या 9 है, ठीक है। और जो है रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे जो श्रृंगार रस है, क्या है? जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार श्रृंगार जो रस है, ये रसराज या रसपति से कहा जाता है। और श्रृंगार रस के जो है 2 भाग हैं। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, क्या होता है? संयोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, और जिसे हम विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पर श्रृंगार रस उसे कहते हैं जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन की दशा का वर्णन हो, है ना। और श्रृंगार के 2 भाग हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ पर मिलन की अवस्था होती है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर विछुड़ने की अवस्था होती है वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार होता है। और श्रृंगार आपको बता दें, वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। ये शब्द बहुत चर्चित है और कई बार परीक्षा में आ गया है। तो श्रृंगार वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से ये वाक्य होगा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, अब इस प्रश्न को देखेंगे, समझ गए होंगे शायद आप सभी कि निस दिन बरसत नैन हमारे, दिन रात हमारे नेत्र वर्षा ऋतु की तरह बरसते रहते हैं, है ना। जब से श्याम श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए हैं तब से हम सभी के ऊपर सदा रहत पावस ऋतु हम पर, मतलब वर्षा ऋतु छाई रहती है ना। तो इसमें क्या आपको समझ आ रहा है? ये क्या है? वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? इसमें वियोग श्रृंगार है, ठीक है। और जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। इतना आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम सभी देखते हैं। हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहरावे जाई सोई सोई कछुगावे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? अब देखिए, जहाँ पर पुत्र प्रेम की बात हो, है ना, वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। थोड़ा सा मिट गया है यहाँ। वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। क्या होता है? वात्सल्य रस होता है, ठीक है। तो आगे हम सभी देखेंगे, छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं आदि को देख करके मन में जो स्नेह प्रेम भाव उत्पन्न होता है उसी को वात्सल्य, वहाँ से फिर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। कौन सी ऐसी बोली है? अवधी, मगही और भोजपुरी, और क्या है? मैथिली है। तो देखिए, मैम भोज हम लोगों ने याद किया है, मैम भोज ना। तो भोज से भोजपुरी हो गया, मैं से मैथिली हो गया, और माँ से मगही हो गया। ये क्या है? बिहारी हिंदी है। क्या है? बिहारी हिंदी है ये, ठीक है। और अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी, अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी है, ठीक। तो इसमें अगर हम आंसर देखना चाहें अपना, तो संबंध नहीं है, तो ये अवधि ही तो है, नहीं संबंध है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक।
और ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और ये मागधी, ये अर्धमागधी के अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस प्रदेश की बोली है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए प्रश्न कहाँ से बना है ना। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न हो गए रस से डायरेक्ट एक ही साथ। और मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही जो है किसकी है? बिहार प्रदेश की है। कहाँ की है? बिहार की। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। विकल्प मगही बिहार प्रदेश की बोली है। अभी बताया गया जैसे मैमभोज, मगही, भोजपुरी, मैथिली हिंदी की बोलियां हैं जो मागधी अपभ्रंश से हैं। किससे हैं? मागधी अपभ्रंश से हैं। और अर्धमागधी से क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश क्या है? ABC, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हैं। तो इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की बोली से हुआ है? तो सिंधी भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से? तो ब्राचड़ से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राचड़ से हुआ है, ठीक। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश ब्राचड़ की बोली से माना जाता है। और मागधी के अंतर्गत जो है बिहारी हिंदी आती है। अभी हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुत हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी बोली से है? ये काव्य पंक्तियाँ किसकी बोली से है? प्रश्न संख्या 6 है। तो इसमें देखेंगे किस बोली में है? ब्रजभाषा में है, भोजपुरी में, अवधी में, बुंदेली में। तो ये अवधी में है। किस में है? अवधी में है ये। और आप जानते होंगे कि नूर मोहम्मद द्वारा जो अनुराग वासरी है उसी में यह वर्णित है, ठीक है। कवि नूर मोहम्मद की है, ये नूर मोहम्मद की है, मोहम्मद की है। अनुराग वासरी इनकी रचना है, उसी में ये वर्णित है, ठीक। आगे देखेंगे हम सभी, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, उ और आगे है ये आ, है ना। तो दीर्घ आ है। क्या है? दीर्घ आ, दीर्घ आ। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ हो गया, आ, उ, ओ नहीं मतलब आओ, आ, उ, आओ, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको मैं बताना चाहूँगी जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न तो अवश्य बनते हैं वर्णमाला, है ना। वर्णमाला सभी परीक्षा में बनते हैं ये। और इन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगा ये वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष, सघोष, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। तो आप चाहे तो क्लास दे सकते हैं। आगे देखेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा विकल्प ए सही होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द जो हमारे ही देश में हुआ है। खिड़की, मित्र, कालीन, कालीन के बाद है रेल, है ना। तो खिड़की है, खिड़की है। क्या है? खिड़की है। खिड़की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? देखिए इचु यशा नाम तालु, एक सूत्र होता है जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो इचु ऐशा नाम तालु, रिटुरसा नाम मूर्धा। तो हम लोगों ने, चाहे आप तो सूत्र के हिसाब से याद कर सकते हैं, हम लोगों ने तो पढ़ा था संस्कृत में, सूत्र के अकॉर्डिंग याद कर लिया था, तो वो याद रहता है, दोनों में चल जाता है, चला लेते हैं समझ के। तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो इचु ऐशा नाम तालु, ई चू, है ना, ई हो गया और चा वर्ग हो गया, इचु, य और शा, ये किस में आते हैं? तालु में आते हैं, ठीक। चा, चू मतलब चा वर्ग, चा वर्ग, है ना, चा वर्ग, चा वर्ग का मतलब चा छा जा झा इया पूरा, इसका जो पाँचों है पूरा। तो इस तरह से है। तो समझ गए होंगे तालु क्या है? चा है। क्या है? चा है। करेक्ट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए चा वर्ग तालव्य ध्वनि है, का वर्ग कंठ ध्वनि है, इसी तरह से, है ना। का वर्ग कंठ ध्वनि है, टा वर्ग जो है मूर्धन्य है, ता वर्ग क्या है? दंत है, पा वर्ग क्या है? ओष्ठ है। पा, पा बोल के देखिए, पा ओष्ठ है, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे देवनागरी तो हमारी ही है,
हिंदी की लिपि देवनागरी है, गुरुमुखी पंजाबी है ना, अरबी जो है, जो अरबी भाषा है ये अरबी भाषा की है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की है, देवनागरी। ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिपि नहीं बल्कि क्या है, अंग्रेजी तो भाषा है ना, रोमन लिपि अंग्रेजी लिपि नहीं है, भाषा है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए वर्णमाला से प्रश्न बना, फिर छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, अभी बताया गया इच यशा नाम तालु है ना, चा छा जा झा, तो तालु हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके प्राण सूख गए, वाक्य में प्राण का बहुवचन निर्धारित कीजिए, एक वचन द्विवचन। देखिए हिंदी में वचन की संख्या कितनी है, वचन हिंदी में वचन कितने हैं, 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर यही हम संस्कृत की बात करें तो 3 है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से है। एक वचन और बहुवचन है, वचन 2 हैं, और लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 है हिंदी में। लेकिन अगर हम संस्कृत की चर्चा करें तो उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग 3 वचन संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग का प्रयोग होता है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न हम सभी से पूछा जा रहा है कि प्राण हो गया, आंसू हो गया, ये सभी क्या आते हैं, बहुवचन में आते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा, सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जन कहाँ है, सत प्लस जन हो गया, हलंत लगेगा है ना, सज्जन ये तो व्यंजन संधि है, सत प्लस जन, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि 2 होगा है ना। और क्या कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आगे देखेंगे, संधि से संबंधित भी क्लास इस पे पढ़ा दी गई है। इस चैनल के माध्यम से आपको एक क्लास मिलती है व्याकरण की, है ना, जो कि हम सभी स्टार्टिंग से क्रम से पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम सभी सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम सभी को याद हैं, और जो चीज़ें हम सभी जिन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं उन सभी को भी देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, समझते चलते हैं। आप चाहें तो वो आप क्लास ले सकते हैं, सभी के लिए वो लाभप्रद है क्लास, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। और दूसरी क्लास से कुछ प्रश्नों को लेकर के, संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुछ प्रश्नों को सम्मिलित करके क्लास चलाई जाती है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चारों ऑप्शन पे चर्चा की जाती है। आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और इस समय जो है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2021 से लेकर के 2016 तक जो भी प्रश्न, 2001 तक जो भी प्रश्न है, धीरे धीरे कराया जाएगा। 21 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 2016 का हम सभी कर रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है लाभप्रद परीक्षा उपयोगी तथ्य आप सभी को मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट कराई जाती रहेगी, महत्वपूर्ण तथ्य कंटेंट भी प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आगे हम सभी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 का हो गया है, 14 प्रश्न नंबर देखेंगे, है ना। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, समास भी इस चैनल पर आपको पढ़ा दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऋण मुक्त शब्द से कौन सा समास है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। देखिए ऋण से मुक्त, ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया, यानी कि ऋण से अलग हो गया ना, अलग होने की क्रिया, अलग होने की दशा में अपादान समास, अपादान तत्पुरुष, यानी कि पंचमी विभक्ति की अगर हम बात करें, अगर हम विभक्ति की बात करते हैं तो पंचमी विभक्ति, लेकिन इसमें कारक पूछा गया है, हिंदी है ना, तो इसमें अपादान कारक करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अपादान कारक, ठीक है, इसमें हम अपादान कारक करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो गया। देखिए हाँ, जन्म से अंधा, जन्मांध, अपादान तत्पुरुष। आगे देखेंगे, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, मोक्ष का। देखिए पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्दों का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, समान अर्थ प्रदान करने वाले जब 2 शब्द होते हैं, है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, सदा गति, ये सब नहीं होगा, निर्वाण होगा। क्या होगा, निर्वाण, यही तो होता है, निर्वाण प्राप्त हो गया, है ना। तो मोक्ष का समानार्थी अगर हम देखना चाहें तो प्रश्न संख्या 15 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुक्ति, छुटकारा या परम पद, इसे भी कह सकते हैं मुक्ति, है ना, मुक्ति, छुटकारा, परम पद भी कह सकते हैं, मतलब श्रेष्ठ पद, मुक्ति प्राप्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त हो जाना। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या जो है 16 देखेंगे। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, चरम, चमड़ा, चित्र और अंतिम, तो चरम होगा। क्या होगा, चरम होगा। आगे देखेंगे हम सभी
खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो नष्ट कर देना होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नष्ट कर देना। अगर इसका हम वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहें तो मोहन ने जुआ खेलकर बाप के पैसे को खाक में मिला दिया। मोहन ने जुआ खेलकर बाप के पैसे को क्या किया? खाक में मिला दिया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या जो है 18 देखेंगे हम सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की दूसरी रचना है? देखिए कालिदास की रचना संस्कृत साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को इस चैनल पर पढ़ा दिया गया है। इनकी एक अलग अलग से पूरी क्लास, एक एक राइटर पर पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। आप सरलता पूर्वक इस चैनल पर देख सकते हैं, प्रियंका हिंदी एकेडमी। ठीक है, इसमें आपको ये क्लास मिल जाएगी। कालिदास, संपूर्ण कालिदास के बारे में बताया गया है, इनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, इनकी जो भी रचनाएं हैं बताया गया है। रघुवंशम इनका महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी रचना मानी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। 10 रूपक और प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम ये भास की है, महाकवि भास की है और भास के 13 नाटक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, आप उन्हें देख लीजिए। और इसके साथ साथ रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम में इन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, और प्रतिमा नाटकम ये भास की है, अभी आपको बताया गया। और 10 रूपक जो है धनंजय की है। 10 रूपक किसकी है? धनंजय, आचार्य धनंजय का ग्रंथ है। तो इतने प्रश्न इतने आपको स्पष्ट हो गए होंगे। और 18 नंबर का अगर पूछा जाए प्रश्न, 18 का आंसर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं मालती माधव की रचना है। मालती माधव रचना किसकी है? करेक्ट आंसर भट्ट गोपाल, भवभूति, दंडी और श्रीहर्ष। किसकी है मालती माधव? प्रश्न संख्या 19। तो मालती माधव भवभूति की है। धव धव भव है ना, भवभूति। धव भव, यहाँ से यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। कुछ कुछ ट्रिक आप अपना लगा लीजिए, जिसको जिस तरह से याद हो, है ना। मेन चीज़ है याद होना चाहिए बस। अब याद करने का जो तरीका है, ढंग है, वो अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है ना, जिस तरह से सरल आपको याद हो जाए। तो मालती माधव भवभूति की रचना है। किसकी है? भवभूति की रचना है। अगर हम यहीं जो है रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका, नैषधीय चरितम, ये सभी श्रीहर्ष की है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, नैषधीय चरितम। और इसके आगे अगर हम बात करना चाहें कि काव्यादर्श, देखिए 10 कुमार चरितम, दासे दंडी दासे 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, दासे दंडी दासे 10 कुमार चरितम, है ना। ये ये जो है दंडी की है, काव्यादर्श दंडी की रचना है। इनकी और रचना है अवंती सुंदरी, कला परिच्छेद, द्विसंधान, है ना। ये दंडी की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन में प्रश्न बना था, है ना, वहाँ से फिर प्रश्न ले लिया गया, वहीं से ऑप्शन से उठा लिया गया। तो 10 कुमार अभी मैंने बताया दंडी की। कालिदास की भी रचनाओं को बताया, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सारी कालिदास की हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है बहुत ही फेमस, चर्चित है, ये इनकी दूसरी रचना मानी जाती है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, 10 कुमार चरितम की बात हो रही है, दंडी की है 10 कुमार। काव्यादर्श भी किसकी है? काव्यादर्श भी रचना बहुत बार पूछी गई है परीक्षा में, ये दंडी की रचना है। मालती माधव महावीर चरितम, ये महाकवि जो है भवभूत की है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, ये भवभूति की रचना है। आगे हम सभी प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? देखिए जब भी कोई भी चीज़ें किसी से अलग होती हैं, है ना, तो वहाँ पर अपादान होता है। गंगा हिमालय से निकली, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जो कि बहुत चर्चित है। ये उदाहरण पूछ लिया जाता है परीक्षा में, और स्टार्टिंग से ये उदाहरण बनते आ रहा है, आगे भी बनता रहेगा, है ना। तो अपादान है। रामू घर से क्या हो गया? घर में तो है नहीं, घर से क्या हो गया? निकल गया, है ना। तो इसमें अपादान हो गया। ठीक, आगे हम देखेंगे
प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, गठरी शब्द है। कोई भी शब्द हो अगर हमें नहीं पता है तो उसका वाक्यों में प्रयोग करके हम बड़ी सरलता पूर्वक देख सकते हैं आंसर उसका। गठरी बांधी जाती है, गठरी रखी जाती है ना, गठरी बांधा तो जाता नहीं, बांधी जाती है, स्त्रीलिंग हो गया। करेक्ट आंसर हमारा जो है ए हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आगे देखेंगे अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार यानी कि जहाँ पर आधा ता या आधा वर्ण बीच में आए वहाँ पर यण संधि होती है। ट्रिक तो सभी जानते होंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, संधि से संबंधित भी क्लास आपको प्रोवाइड करा दी गई है, चैनल पर देख सकते हैं। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण देखिए, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद होता है ना, पहला पूर्व पद हो गया, दूसरा क्या हो गया, उत्तर पद कहते हैं। जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर ये दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद बीच में तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्री, जैसे लंबोदर। अव्यय भाव समास, पूर्व पद प्रधान, पहला पद प्रधान होता है, प्रायः उपसर्ग होता है, अव्यय पद होता है। और पूर्व पद संख्यावाची, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, द्विगु संख्यावाची। इस तरह से आप समास समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण ये द्वंद्व समास हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम सभी, आगे बढ़ेंगे। राम रावणम ममार, मतलब राम ने क्या किया, रावण को मारा। देखिए जो लकार होते हैं मुख्य रूप से ये 10 होते हैं, लकार 10 होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, है ना, लंग लकार विधिलिंग, है ना, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग। और लिट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल। ठीक है, इस तरह से होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, ये जो है ये 10 लकारों में जो लिट लकार है, देखिए लिट नहीं बल्कि लिट लकार है, लिट लकार है जो, तो ये है करेक्ट आंसर इसका, ये हो जाएगा। और लिट लकार में इसमें मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, जहाँ पर ये अद्यतन परोक्ष भूतकाल है। क्या है? अद्यतन परोक्ष भूतकाल है। और जहाँ पर जो अपने साथ ना घटित होकर के किसी इतिहास का विषय हो, है ना, इतिहास का विषय हो। सभी जानते हैं राम ने रावण को मारा था, ये तो इतिहास का ही विषय हो गया। इतिहास का विषय हो वहाँ पर ये लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 25 का ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। देखिए विभक्ति से प्रश्न बनता है मति ही में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मति क्या है, इकारांत है। मति क्या है? इकारांत। इकारांत क्यों है? देखिए ता पे ई की मात्रा है कि नहीं, दीर्घ लघु ई है ना, तो अंत में जो वर्ण रहते हैं, जैसे आ होता तो अकारांत हो जाता है ना, लेकिन ई है तो इकारांत है, ऊ है तो उकारांत, इस तरह से होता है। तो इकारांत है, मति प्रथमा विभक्ति है। मति क्या है? प्रथमा विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है। और इकारांत है, इकारांत एक वचन है, इकारांत एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और अब जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्षमा चाहूँगी, मति तो स्त्रीलिंग है ना, इकारांत एक वचन स्त्रीलिंग। आगे देखेंगे अगर इसका रूप हम तीनों देखना चाहें तो, जैसे मति एक वचन में, मति द्विवचन में और मत या बहुवचन में। मतिम मति मति, मत्या मतिभ्याम मति भी, इस तरह से इसका रूप चलता है। आप इसे जो है देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे जो है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है, यह रमेश की पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह रमेश की पुस्तक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका गच्छन्ति अस्ति, ये जो है 28 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, बालिका जा रही है, बालिका जा रही है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4। बालिका जा रही है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी अगले प्रश्न पर देखेंगे, चलते हैं प्रश्न संख्या 29 चलते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? तो सूफी साधना के 4 पड़ाव को हम पहले देख लेते हैं। शरीयत हो गया, शरीयत हो गया, और दूसरा क्या हो गया? तरीकत हो गया, तरीकत हो गया,
तरीकत हो गया दूसरा, तीसरा हो गया हकीकत हो गया, हकीकत हो गया, और चौथा हो गया मार्फत, मार्फत, है ना। तो ये चारों अवस्था याद होनी चाहिए। और इनमें से क्या है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मलकत नहीं है। मलकत हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधना को 4 पड़ाव से गुजरना पड़ता है, और वो 4 पड़ाव मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इनमें से एक नहीं है तो वो 3 नहीं है। आगे हम सभी देखते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। कुआनो नदी महत्वपूर्ण रचना है, इनमें से किस कवि की है? तो कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है ना। ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अब इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इन्हें भी देख लेते हैं। काठ की घंटियाँ, जानते होंगे आप सभी, काठ की घंटियाँ। और बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है 31 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, और गोरखनाथ के गुरु की बात अगर की जाए तो ये मत्स्येंद्र नाथ है। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं। आगे बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत की रचना है महापुराण। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। और पुष्पदंत की 2-3 रचनाएं और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। पुष्पदंत की जो रचना है हृदय कुमार चरिऊ, जसहर चरिऊ, है ना। और एक रचना है महापुरुष गुणालंकार। ये रचनाएं हैं किसकी हैं? पुष्पदंत की हैं। आगे 33 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी की बात हो रही है। केशव भूषण नंददास छीत स्वामी। तो रसमंजरी छीत नंददास की रचना है। किसकी है? रसमंजरी नंददास की है। और नंददास जो है अष्टछाप के कवि हैं। किसके हैं? अष्टछाप के कवि हैं, जिसमें 8 कवि होते हैं, और जो है 4 बल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के, है ना। तो जो है इसकी जो रचना है नंददास की है। नंददास की एक जो है रास पंचाध्यायी है जो बहुत पूछी जाती है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मान मंजरी, सुदामा चरित, रूप मंजरी, बिरह मंजरी, है ना, अनेकार्थ मंजरी, ये सारी नंददास की रचनाएं हैं, जिनमें रास मंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रचना भी, रस मंजरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से देखिए पूछी गई है, प्रश्न भी बना है। आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। मृगावती के रचनाकार है। तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, है ना। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। देखिए मृगावती की प्रेम जो है, इसमें देखेंगे मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। और मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार, कंचनपुर की राजकुमारी, ठीक है, कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या, मृगावती के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। और मंझन की रचना है मधुमालती। मंझन की क्या है? मधुमालती है। आलम की है आलम केली। आलम की क्या है? आलम केली है। और आलम केली है, आलम केली है। और मुल्ला दाऊद की चंदान तो सभी परिचित ही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 35 है। इसका आंसर हम सभी को बताना है कि भ्रमर गीत का, है ना, ज़्यादा कर देंगे तो ये फटने लगता है, इसलिए थोड़ा सा, है ना। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 36 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। देखिए सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, सूरदास की रचनाएं हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में हुई है? देखिए 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास जी की, है ना, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और ये अवधी भाषा में किए हैं, लेकिन जो ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये जो वली जिनमें जुड़े हैं वो सभी ब्रज भाषा में है। 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं इनकी। और ये रचनाएं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये सारी रचनाएं आप सभी को याद होनी चाहिए, और जहाँ तक है याद भी होंगी। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं 37 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि नहीं है, देख सकते हैं, कबीरदास हैं, सुंदरदास, मलुकदास, तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास क्या है? भक्तिकाल के शगुन धारा के राम भक्ति शाखा के कवि है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन नाम तो सुने होंगे, राघव चेतन। देखिए, और मैं कुछ पात्रों का नाम बता दे रही हूँ आप सभी को। राघव चेतन और हीरामन तोता, हीरामन
हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन, रत्नसेन, पद्मावती। ये सभी किसके हैं? ये सभी तो पद्मावत के हैं ना। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या इसका 3 हो जाएगा 38 का। आगे हम सभी बढ़ते हैं, कुतुबन द्वारा चित्त ग्रंथ का नाम है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ, तो कुतुबन अभी ये प्रश्न हम लोग देखे थे, इससे संबंधित प्रश्नों को देखा था हम लोगों ने। तो कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? मृगावती कुतुबन की है। मृगावती कहाँ है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मधुमालती मंजन की है। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। चंदान मुल्ला दाऊद की है ना। आगे देखेंगे, राम भक्ति शाखा को रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास और नाभादास। इनमें से बताना है। प्रश्न संख्या है 40, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रदास। क्या हो जाएगा? अग्रदास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, अग्रदास की रचनाएं हैं, ध्यान मंजरी हो गया, हितोपदेश हो गया, अष्टयाम हो गया, राम ध्यान मंजरी हो गया। राम ध्यान मंजरी हो गया। आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। तो मदनाष्टक किसकी है? रहीम की रचना है ना। रहीम की रचना है। रहीम की दोहे भी बहुत चर्चित है। रहीम की रचना है मदनाष्टक। और दोहावली जैसे है, दोहावली है ना, ये रहीम की है। नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, बरबे नाई का भेद किसकी है? रहीमदास जी की है। मदनाष्टक रहीम की है। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? तो किस वर्ग में? रीतिबद्ध कवि के। किसमें? रीतिबद्ध कवि के। रीतिबद्ध काव्यधारा में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये तो जानते हैं सभी लोग। रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास हैं, फिर हैं चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, भिखारीदास, पद्माकर, मतिराम आदि आते हैं। 43 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी भूषण की चर्चित रचना है, सभी परिचित है भूषण। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। शिवा बावनी भूषण की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी 44 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भूषण जी के बारे में, है ना। यहीं पर कर लेते हैं। ये है, भूषण द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, जो कि प्रश्न ही बना था, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। और केशव की रचनाएं हैं, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, जहाँ गिरजस चंद्रिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रामचंद्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम अगर हम देखना चाहें तो पुनर्जागरण काल है। 44 का 3 हो जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। इनमें से भारतेंद्र युगीन लेखक कौन है? भारतेंद्र युगीन पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र, राम कृष्णदास, ये सभी क्या हैं? द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखना चाहें तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट। 46 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन। देखिए, 4 तार सप्तक हुए थे, और जो प्रथम तार सप्तक था उसको प्रथम नाम ना देकर के ओनली केवल तार सप्तक नाम दिया गया है। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। ये तार सप्तक, किसमें कितने कवि हैं, किस तार सप्तक की कवियत्री कौन है, और किसमें कौन कौन से कवि आते हैं, ये सभी आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो तार सप्तक 1943 में हुआ था। 1943 में हुआ था। 43 कहाँ है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा हमारा, है ना। आ मुने गिरा प्रभा, सबके अपने अपने ट्रिक है, अपने अपने सूत्र हैं। जिस तरह से आपको याद हो आप उस तरह से याद कर लीजिए। आ मुने गिरा प्रभा, मुने मतलब मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचुए, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। ठीक है, तो इस तरह से हो गए। आगे हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत चर्चित है। इसमें ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। इसके साथ साथ हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, है ना, युग चरण, मरण ज्वर, बेड़ुलो गोजो धरा, है ना।
आगे ये सभी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया गया था। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा जी की अगर रचना देखें तो निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, सांध्य और दीपशिखा इनकी रचनाएं हो गई। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न बना था जो है, अब इतना इजी प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। हाँ, बीच बीच में माइंड को कूल करने के लिए समझिए एक एक नंबर के लिए कुछ कुछ प्रश्न सरल दे दिए जाएंगे, 2 4 6 प्रश्न। बाकी जो है प्रश्नों का जो लेवल होगा और हाई होगा, हम लोगों को पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है। जो मूल पुस्तक है उनकी एक एक लाइन को हम लोगों को अच्छे से समझ के चलना होगा, तभी कल्याण हो सकता है। अन्यथा जान ही रहे हैं कंपटीशन कितना है ना, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहते हैं? तो पंत जी को कहते हैं। अब पंत की कुछ रचनाएं हैं जो देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखते हैं। जैसे गुंजन हो गया, क्या हो गया? गुंजन हो गया। फिर हो गया युगांत हो गया, युगांत हो गया, युगवाणी हो गया, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन जो कि बहुत ही चर्चित है। आगे देखेंगे, हम सभी देखना चाहेंगे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 52 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास। देखिए 2 रचनाएं यहाँ दे दी गई हैं, आप सभी देखिए। हिंदी खड़ी बोली का आंसर भी दिखने लगा क्या? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो वो क्या है? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास ये किसकी है? हरिऔध जी की है। किसकी है? हरिऔध की। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी बहुत चर्चित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है। सामधेनी कविता राम सिंह दिनकर का है। सामधेनी किसका है? रामधेन सिंह का है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है, हल्दी घाटी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। कलम का सिपाही, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही लेखक जो है अमृत राय है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। यह प्रेमचंद्र की जीवनी है। प्रेमचंद्र घर में जो है शिवरानी देवी ने लिखा है, प्रेमचंद्र की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की, जो कि बहुत चर्चित है, सभी परिचित होंगे इससे। आगे हम सभी देखते हैं 54 नंबर, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? देखिए कोई भी रचना हम याद करते हैं तो उसकी विधा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है और ये बना भी है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। ये कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। 54 नंबर का जो प्रश्न है, तो ये मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाम जानते होंगे आप सभी। सुरेंद्र वर्मा रचनाकार हैं। और अंधेरे से परे एवं 2 मुर्दों के लिए सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं। आगे अगर हम सभी देखें, प्रश्न संख्या 54 नहीं हो गया हमारा, 55 देखेंगे। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। 55 नंबर देखेंगे। जो है सारा आकाश कृति के लेखक राजेंद्र यादव हैं। देखिए आंसर भी दिख गया, लेकिन जो है कोई नहीं, हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, तो जो चीज़ें याद हैं वो याद हैं, जो नहीं याद है उन्हें हम याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। किसका है? राजेंद्र यादव की कृति है। राजेंद्र यादव की अन्य रचना अगर हम देखना चाहें तो उखड़े हुए लोग, उल्टा, शाह और मात। शाह और मात, शाह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पुल तथा मंत्र। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 56 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति के लेखक हैं। संशय की एक रात, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो ये नरेश मेहता की है। करेक्ट आंसर हमारा जो है 3 हो जाएगा, है ना। समय देवता एक लंबी कविता है। नरेश मेहता की समय देवता एक लंबी कविता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, आ ही गया तो। बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या एवं अरण्या, ये सभी नरेश मेहता के काव्य संग्रह हैं। आगे हम सभी देखेंगे, लंबी कविता अगर पूछ ली जाए तो समय देवता इनकी एक लंबी कविता है। 57 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और मोहन राकेश।
प्रश्न संख्या 57। 57 का हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश, देखिए आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, ये सभी मोहन राकेश की हैं। 58 नंबर का जो प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। कवित्त रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम और बोधा। तो कवित्त रत्नाकर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेनापति। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं। इनके काव्य कल्पद्रुम एवं कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनकी जो रचना है वो भी बहुत फेमस है। काव्य कल्पद्रुम ये जो है परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए बताया जा रहा है काव्य कल्पद्रुम भी है। 58-59 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय, माध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सनकादि, श्री हितजी, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। इनमें हम सभी को सही लगाना है, तो हम सभी देख लेते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि एक कोई सही है। तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का सही है। रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। अब देखिए श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य का है श्री संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। आगे हम देखेंगे सनकादि संप्रदाय, ये जो है निम्बार्काचार्य का है। राधा वल्लभ श्री हितजी, समझ ही रहे हैं, है ना। तो हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। आगे हम सभी देखेंगे जो है 60 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल और भाष्य काल। 60 नंबर का जो प्रश्न है तो इसे कहा जाता है, ये प्रश्न हम सभी देख लेते हैं। जैसे प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल और भाष्य काल, इसमें हम सभी देखेंगे ये थोड़ा सा विवादित है। जैसे प्रारंभिक काल को वैदिक काल यानी कि 650 ईस्वी से वैदिक काल हो गया। वैदिक काल जिसे हम सभी क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल कह सकते हैं। और रचनात्मक काल दूसरा है 650 से 800। 650 से क्या है? 800 है, ठीक है। और निर्णयात्मक काल यानी कि 850 से 1050, और व्याख्या काल जो है 1050 से 1750 है। तो इसमें जो दिया गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1100, है ना, 500 से 1100। तो 500 से 1100 तो ऐसा व्याख्या काल, भाष्य काल, प्रतिपादन काल, निर्णयात्मक काल, है ना। तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 60 प्रश्न हो गए, है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 60 प्रश्न हो गए। 60 प्रश्न के बाद जो है हम सभी देखते हैं, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। निर्धन के धन सी तुम आई, सी से सा, सी से सरिस, है ना, उपमा का सूचक हो गया, है ना। और ये जो है उपमा अलंकार हो गया। अगला हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न है जो है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? रहीमन पानी राखिए, तो ये तो दोहा है, सभी जान रहे हैं, है ना। और दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे हम सभी देखेंगे, ये तो दोहा है। आगे देखेंगे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। आगे हम सभी देखेंगे, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। 63 नंबर का जो प्रश्न है, 63 नंबर का प्रश्न है, ये है उल्लाला। क्या है? उल्लाला है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्या है? उल्लाला है। 15 एवं 13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं से युक्त छंद को उल्लाला कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो है 64 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट, दूर अरि निर्बोध। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए रस से प्रश्न स्टार्टिंग में भी बना था 2-3 प्रश्न, और यहाँ भी बना है 2 प्रश्न स्टार्टिंग में बना था, यहाँ भी बना है ना। रौद्र रस है। सक्रोध, क्रोध, रौद्र, क्रोध, कौन सा है? क्रोध है, यानी कि जो है रौद्र रस, ये चौथा है। करेक्ट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ठीक।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। देखिए, जहाँ पर शत्रु की अपमानजनित चेष्टाओं, गुरु निंदा, देश धर्म का अपकार और अपमान हो, वहाँ पर क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस में निष्पन्न हो जाता है। कहा कैकेयी सक्रोध दूर हट, है ना, दूर अरि निर्बोध, है ना, तो यहाँ पर क्रोध की बात रौद्र रस होगा। आगे हम सभी देखेंगे 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? रस से 4 प्रश्न हो गए। वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस, तो समझ ही गए होंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु ने, तो इसका जो है भक्ति रस हो गया इसमें, है ना, भक्ति भावना दर्शाई गई, भक्ति रस हो गया। करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, 3 हो गया। आगे देखेंगे हम सभी जो है प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। देखिए 70 तक हम लोग करेंगे, 70 के बाद जो भी प्रश्न बनते हैं वो दूसरे पार्ट में कर दिया जाएगा, है ना। आगे देखेंगे जो है ब्रज भाषा का विकास किस इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास, तो मागधी, पैसाची, सौरसेनी, तो सौरसेनी से हुआ है ना, किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रज बोली का क्षेत्र है। किसका है? ब्रज बोली का है, ब्रज भाषा, है ना। करेक्ट आंसर इसका भी 3 हो जाएगा। देखिए ब्रज कहाँ कहाँ बोली जाती है? आगरा ब्रज भाषा के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम और भरतपुर। इनमें से कौन सी ध्वनि संस्कृत युक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन क्या? चा, टा, आ और औ संयुक्त व्यंजन है ना। तो 68 नंबर का जो प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन जैसे का और या, है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजनों से मिलकर के नए सार्थक व्यंजन का निर्माण करते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्रिज्ञ और स्रा। तो इसमें अगर हम संयुक्त करें तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी 69 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष और सघोष के बारे में आप जो है क्लास देख सकते हैं, डीपली अच्छे से समझ आ जाएगा आप सभी को। देखिए अघोष ध्वनियाँ हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, इसके बाद शा, सा और सा, ये अघोष ध्वनियों में आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन में तो कौन है? तो जो है ये हो जाएगा पहला दूसरा, पहला दूसरा, पा फा है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका जो है 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 70 नंबर प्रश्न, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, 70 तक हम लोग करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छोटा नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2016 में जो प्रस्तावित हुई थी परीक्षा, उनमें से 70 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है और बाकी टोटल 125 है, टोटल प्रश्न 125 है, 70 प्रश्नों को हम लोगों ने किया है, बाकी जो बचे हैं ये हम क्लास पार्ट 2 में कर देंगे, है ना, पार्ट 2 में कर देंगे। आज की क्लास यहीं तक है। क्लास कैसी लगी आपको, है ना, तो अगर उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बाकी समझदार हैं, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते रहिए। फिर हम मिलेंगे एक अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।